नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों। मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भरतपुर संभाग को पढ़ रहे हैं। भरतपुर संभाग में हमने कल भरतपुर संभाग का परिचय पढ़ लिया था और भरतपुर जिले का एक सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। आज हम भरतपुर को इतिहास के पन्नों से निकालकर आपके पास ला रहे हैं। उम्मीद करता हूं हमारा ये प्रयास आपको सार्थक लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगे तो हमें अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हो आपका, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं जिला भरतपुर और जिला भरतपुर की अन्य विशेषताओं को। एकदम क्लियर दोस्तों, हम शुरू करते हैं जिला भरतपुर और जिला भरतपुर की अन्य विशेषताओं को। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि भरतपुर की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर बात आती है कि भरतपुर की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कल के दोस्तों हमने कल तो पढ़ा था केवल भरतपुर का सामान्य परिचय। अब हम आज की बात करते हैं। तो दोस्तों, भरतपुर में था आपके एक स्थान है बयाना। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक महत्व का स्थान है बयाना। भरतपुर में एक स्थान है बयाना और दोस्तों ये ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। क्लियर दोस्तों, जो बयाना है ये बहुत ऐतिहासिक महत्व का है और इतिहास के पन्नों पर इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें आज हम पढ़ रहे हैं। बयाना दोस्तों, बात आती है कि जो बयाना है ना, इस बयाना का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। दोस्तों, बात आती है कि जो बयाना का नामकरण है ये किसके नाम पर किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बाणासुर के नाम पर। दोस्तों ऐसा मानना है कि बाणासुर के नाम पर बयाना का नामकरण किया गया है। बाणासुर के नाम पर बयाना का नामकरण किया गया है। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो बयाना है, इस बयाना को दोस्तों किन किन नामों से जाना जाता है। फिर बात आती है कि जो बयाना है, इस बयाना को किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो बयाना है इस बयाना को कहा जाता है शोणितपुर। दोस्तों जो बयाना है इस बयाना को कहा जाता है शोणितपुर। दोस्तों इस बयाना को कहा जाता है श्रीपंथ। दोस्तों जो बयाना है इस बयाना को कहा जाता है शोणितपुर। दोस्तों बयाना को सब कहा जाता है आपके श्रीपंथ। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर दोस्तों बात आती है कि जो बयाना है ये बयाना इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। बात आती है कि जो बयाना है ये बयाना इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। ठीक, अब सब समझना, राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है, दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है सब आपके वो कहाँ है, बयाना में। दोस्तों जो बयाना है इसमें राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है, बयाना में है। ठीक, अच्छा, फिर बात आती है कि राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ बयाना में है, इसका निर्माण किसने कराया था। पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि बयाना में जो सब आपके विजय स्तंभ हैं इसका निर्माण कराया था समुद्रगुप्त ने। किसने कराया था, समुद्रगुप्त ने। और दोस्तों आपको तो अच्छी तरह याद होगा कि जो समुद्रगुप्त हैं, दोस्तों जो समुद्रगुप्त हैं, इस समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। दोस्तों जो समुद्रगुप्त हैं इस समुद्रगुप्त को सब आपके क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। जानते होंगे ना आप अच्छी तरह। क्लियर, पढ़ा भी होगा ना आपने, गुप्त काल में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। फिर बात आती है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। दोस्तों बात आती है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समझ जाओगे। बयाना का नामकरण बाणासुर के नाम पर, बयाना का उपनाम शोणितपुर और श्रीपंथ। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है, बयाना में। अच्छा, किसने बनाया था, समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त क्या कहलाता है, भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था दोस्तों, विंसेंट स्मिथ ने। अच्छा दोस्तों याद रखना, जो विंसेंट स्मिथ हैं, दोस्तों जो विंसेंट स्मिथ हैं, इन विंसेंट स्मिथ के द्वारा, दोस्तों इन विंसेंट स्मिथ के द्वारा दोस्तों शिवाजी के राज्य को डाकुओं का राज्य भी कहा गया था। दोस्तों जो विंसेंट स्मिथ हैं, इन विंसेंट स्मिथ ने कहा था
कि शिवाजी का राज्य डाकुओं का राज्य है। क्लियर? तो शिवाजी के राज्य को डाकुओं का राज्य, ये दोस्तों शिवाजी के राज्य को जो डाकुओं का राज्य कहा था, वो भी किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। समझ जाओगे, विंसेंट स्मिथ कहता है कि साहब आपके समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। और दोस्तों विंसेंट स्मिथ ये भी कहता है कि जो शिवाजी का राज्य है ये डाकुओं का राज्य है। एकदम क्लियर? तो शिवाजी के राज्य को जो डाकुओं का राज्य कहा था, वो भी किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। अच्छा दोस्तों, इसी विंसेंट स्मिथ के द्वारा फतेहपुर सीकरी को, दोस्तों इसी विंसेंट स्मिथ के द्वारा फतेहपुर सीकरी को, फतेहपुर सीकरी दोस्तों यूपी में है। क्लियर? अकबर ने बनाई थी। तो दोस्तों इसी विंसेंट स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा था। दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है, इसे साहब आपके पत्थर में ढाला गया जो रोमांस कहा था, वो भी किसने कहा था दोस्तों? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। समझ जाओगे, विंसेंट स्मिथ कहता है कि शिवाजी का राज्य डाकुओं का राज्य है। विंसेंट स्मिथ कहता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। विंसेंट स्मिथ कहता है कि फतेहपुर सीकरी पत्थर में ढाला गया रोमांस है। एकदम क्लियर? और दोस्तों यही विंसेंट स्मिथ, दोस्तों यही विंसेंट स्मिथ कहता है कि साहब आपके चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने कि भारत की वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण किया था। विंसेंट स्मिथ कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने भारत की वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण किया था। यह बात कहने वाला भी कौन है? विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ के 4 कोटेशन याद कर लो। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। विंसेंट स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकुओं का राज्य कहा है। विंसेंट स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस कहा है। और विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने कि भारत की वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण किया था। एकदम क्लियर? अच्छा देखो, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में। कहाँ है? बयाना में, भरतपुर में है। एकदम क्लियर? अच्छा समझना, देखो फिर बात आती है कि राजस्थान में प्रमुख विजय स्तंभ कौन कौन से हैं। फिर बात आती है कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर विजय स्तंभ हैं। पूछा जाए कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर विजय स्तंभ हैं। ठीक, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? सब समझना। देखो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? बयाना। एकदम क्लियर? अच्छा बात आए कि राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, बात आ जाए कि राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? दोस्तों आप क्या बताओगे? जालोर। ठीक। अच्छा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ, राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? मंडोर जोधपुर। क्या बताओगे? मंडोर जोधपुर। और राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ पूछ लिया जाए तो आप सब जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। एकदम क्लियर? और दोस्तों पूछा जाए कि राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ, तो आप क्या बताओगे? चित्तौड़ दुर्ग। बता दोगे ना भाई? राणा कुंभा। आ गया याद? अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि बयाना में जो विजय स्तंभ है वो किसने बनाया था, तो आप क्या बताओगे? समुद्रगुप्त ने। एकदम क्लियर? अच्छा जो जालोर में विजय स्तंभ है ये किसने बनाया था, तो आप क्या बताओगे? परमार शासकों ने। ठीक। अच्छा जो मंडोर में है वो किसने बनाया था? प्रतिहार शासकों ने। और दोस्तों जो चित्तौड़ में विजय स्तंभ है वो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। एकदम क्लियर? अब आपको कमेंट बॉक्स में, देखो प्रश्न की बात करेंगे, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जालोर में विजय स्तंभ है वो किस परमार शासक ने बनाया था, और मंडोर में जो विजय स्तंभ है वो किस प्रतिहार शासक ने बनाया था। समझ जाओगे ना? राजस्थान में विजय स्तंभ बयाना में है,
जालोर में है, मंडोर में है और चित्तौड़ में है। बयाना वाला समुद्रगुप्त ने बनाया, जालोर वाला परमार शासकों ने बनाया, मंडोर वाला प्रतिहार शासकों ने बनाया और तो चित्तौड़ वाला राणा कुंभा ने बनाया। एकदम क्लियर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जालोर और मंडोर में जो विजय स्तंभ है वो किनके द्वारा बनाए गए थे। ठीक। अच्छा दोस्तों, राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ कहाँ है? मंडोर में। कहाँ है दोस्तों? मंडोर में। फिर बात है दोस्तों, जो मंडोर है इसकी थोड़ी सी विशेषता पढ़ लेते हैं, हालांकि ये जोधपुर का टॉपिक है लेकिन पढ़ लेते हैं। ठीक। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, अगर मंडोर की बात करें तो आप समझना, जोधपुर के राठौड़ वंश के जो क्षत्रिय हैं दोस्तों, जो जोधपुर का राठौड़ वंश है ना, उसकी जो क्षत्रिय हैं वो भी कहाँ है? मंडोर में। तो जोधपुर के राठौड़ वंश के स्मारक वो कहाँ बने हुए हैं? मंडोर में। एकदम क्लियर, ध्यान रखना। नंबर 2 बात दोस्तों, ठीक, मंदोदरी का पीहर, मंदोदरी का पीहर, एकदम क्लियर। तो वो भी साहब कहाँ है दोस्तों? मंडोर में। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि मंदोदरी के पिता का नाम क्या था, पूछ लिया जाए कि मंदोदरी के पिता का नाम क्या था, तो आप क्या बताओगे? मय दानव। क्लियर। मय नामक दानव मंदोदरी के पिता थे। एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों, फिर आप तीसरी बात आती है कि मंडोर, साहब आपके मंडोर में और क्या है, तो आप क्या बताओगे? उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर। क्लियर। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर दोस्तों साहब ये भी कहाँ है? मंडोर में। कहाँ है दोस्तों? आपके मंडोर में। समझ जाओगे। जोधपुर के राठौड़ वंश के क्षत्रिय कहाँ है? मंडोर में। मंदोदरी का पीर कहाँ है? मंडोर में। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर वो कहाँ है? मंडोर में। ठीक। और दोस्तों जो मंडोर है ना, ये प्रतिहार कालीन राजधानी भी रहा है, अर्थात ये प्रतिहारों की राजधानी भी रहा है। तो मंडोर प्रतिहारों की राजधानी के रूप में, राठौड़ वंश के क्षत्रियों के रूप में, मंदोदरी के पीहर के लिए और उत्तर भारत के एकमात्र रावण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए अच्छी तरह? एक बार फिर समझ लो दोस्तों, फिर हम चर्चा करेंगे आगे कि भरतपुर में क्या है? बयाना का नामकरण किसके नाम पर? बाणासुर के नाम पर। उपनाम शोणितपुर और श्रीपंत। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में। किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने साहब आप दोस्तों विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही शिवाजी के राज्य को डाकुओं का राज्य कहा गया। विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला गया, रोमांस कहा गया। विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला शासक था जिसने भारत की वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण किया था। ठीक। और दोस्तों राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में। दूसरा जालोर में। तीसरा मंडोर में। चौथा चित्तौड़ में। मंडोर जोधपुर के राठौड़ वंश के क्षत्रियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदोदरी के पीहर के लिए प्रसिद्ध है। मंदोदरी के पिता का नाम था मय। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों ये जो मय दानव है ना दोस्तों इनके द्वारा ही लंका का निर्माण किया गया था। दोस्तों जो मय दानव है दोस्तों, इनके द्वारा ही लंका का निर्माण किया गया था, अर्थात ये लंका के वास्तुकार थे। क्लियर दोस्तों। जो रावण की लंका है ना, उस रावण की लंका के जो वास्तुकार थे तब आपके वो कौन थे? मय दानव। एकदम क्लियर। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ है? मंडोर में। प्रतिहारों की राजधानी मंडोर। एकदम क्लियर। चलो आगे अगली बात। फिर बात आती है कि बयाना और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक दोस्तों, जो बयाना है ना, ये बयाना प्राचीन काल में नील उत्पादन का केंद्र रहा था। क्लियर दोस्तों। जो बयाना है, ये बयाना प्राचीन काल में नील उत्पादन का केंद्र रहा था। एकदम क्लियर। और दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। तो नील उत्पादन के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? बयाना को जाना जाता है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों अगली बात सब समझना। ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि साहब आपके जो बयाना है वो और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे कि गुप्त कालीन सिक्कों के जो भंडार हैं दोस्तों, जो गुप्त कालीन सिक्के हैं इनके जो भंडार हैं दोस्तों, ये भी कहाँ से मिले हैं? बयाना से। तो गुप्त कालीन सिक्कों के जो भंडार हैं दोस्तों, ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बयाना से प्राप्त हुए हैं। समझ जाओगे क्या? नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र बयाना। गुप्त कालीन सिक्कों का भंडार भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना से प्राप्त हुआ है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना,
दोस्तों जब हम गुप्तकालीन सिक्कों की बात कर रहे हैं, फिर बात आती है कि बयाना से किस धातु से निर्मित सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों देखना, बयाना से गुप्त काल में सोने से निर्मित सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर, बयाना से गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। और दोस्तों आपके किससे बने हुए थे? वो सोने से निर्मित सिक्के बने हुए थे। एकदम क्लियर, समझ जाओगे। तो दोस्तों गुप्त कालीन सिक्कों का भंडार साहब आपके कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना से प्राप्त हुआ है। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो गुप्त शासकों के सिक्के थे ना दोस्तों, जो गुप्त शासकों के सोने के सिक्के थे, इन्हें कहा जाता था दिनार। दोस्तों जो गुप्त काल के सोने के सिक्के थे सब आपके, इन्हें क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ये भी याद रखना, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था कुमारगुप्त प्रथम ने। एकदम क्लियर दोस्तों ध्यान रखना, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन दोस्तों किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। समझ जाओगे ना, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन, और पूछा जाए वो किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताओगे? कुमारगुप्त के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। एकदम क्लियर दोस्तों, ये वही कुमारगुप्त हैं जिसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। दोस्तों ये वही कुमारगुप्त हैं जिसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। एकदम क्लियर, समझ जाओगे दोस्तों, इसी कुमारगुप्त के शासन काल में आपके नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। एकदम क्लियर। और दोस्तों याद रखना, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, इसे कहा जाता है या कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे कहा जाता था ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये महायान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। समझ जाओगे क्या? गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार कहाँ से मिले हैं? बयाना से। सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं यहाँ से गुप्तों के। क्लियर। और गुप्त काल के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। और सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था गुप्त काल में? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में तब आपके क्या बना था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय तब आपके ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहलाता है, अर्थात यह महायान संप्रदाय का केंद्र था। क्लियर। इसका मतलब गुप्त काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचलन था, हम यूं कह सकते हैं। ठीक। और दोस्तों ये भी याद रखना, इस नालंदा विश्वविद्यालय को आपके जला दिया था दुर्ग समझकर। क्लियर। और पूछा जाए किसने जला दिया था? बख्तियार खिलजी ने। अर्थात इस बख्तियार खिलजी के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। ठीक। दुर्ग समझकर जला दिया गया था। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि जब बख्तियार खिलजी के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, उस समय नालंदा का शासक कौन था? क्लियर दोस्तों। पूछा जाए कि जब इस बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो उस समय नालंदा का शासक कौन था? तो आप क्या बताओगे? लक्ष्मण सेन। दोस्तों कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक। और दोस्तों इस लक्ष्मण सेन के साथ आपके दरबार में एक विद्वान रहा करते थे और उन विद्वान का नाम था जयदेव। क्या नाम था? जयदेव। और दोस्तों जयदेव के द्वारा साहब आपके एक ग्रंथ लिखा गया था और उस ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। समझ जाओगे दोस्तों। समझना, नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र बयाना। गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं बयाना से। अच्छा ये सिक्के किससे बने हुए थे? सोने के। गुप्त काल के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन कहां से साहब आपके किसने किया था? कुमारगुप्त ने। अर्थात गुप्त काल में या गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन करने वाला कौन था? कुमारगुप्त। ठीक। अच्छा, इस कुमारगुप्त के शासन काल में क्या बनाया गया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय क्या कहलाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। इसका मतलब
भारत गुप्त काल में महायान संप्रदाय का केंद्र था, ना कि हीनयान का था। ठीक, इस नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? बख्तियार खिलजी ने। और जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया उस समय नालंदा का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक, अच्छा, लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था? जयदेव। और जयदेव की रचना गीत गोविंद। समझ जाओगे ना अच्छी तरह, एकदम क्लियर। एक बार फिर समझ जाना दोस्तों, गुप्त कालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं बयाना से। ये सिक्के किससे बनते थे? सोने से। अच्छा, गुप्त काल के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। सर्वाधिक सोने का सिक्कों का प्रचलन करने वाला गुप्त शासक कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय क्या बनाया गया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय क्या कहलाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। और जब नालंदा जलाया गया उस समय साहब आपके शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था? जयदेव। और जयदेव की रचना गीत गोविंद। क्लियर? चलो आगे अगली बात। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि जो बयाना है, ये बयाना साहब आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है वो भी कहाँ है साहब? आपके बयाना में। राजस्थान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान दोस्तों वो भी कहाँ है? बयाना में। एकदम क्लियर दोस्तों। और दोस्तों चूंकि राजस्थान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बयाना में है, इसी कारण जो बयाना है इसे कहा जाता है अनगिनत कब्रगाहों का स्थान। एकदम क्लियर। चूंकि राजस्थान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बयाना में है, इसलिए इस बयाना को कहा जाता है अनगिनत कब्रगाहों का स्थान। समझ जाओगे क्या? अनगिनत कब्रगाहों का स्थान किसे कहा जाता है? बयाना को। ठीक, अच्छा दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि इसी बयाना में, दोस्तों आपको ये भी याद होगा इसी बयाना में 16 फरवरी 1527 को, दोस्तों इसी बयाना में 16 फरवरी 1527 को, क्लियर, राणा सांगा के द्वारा बाबर की सेना को पराजित किया था। क्लियर, इसी बयाना में 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। याद है क्या दोस्तों? नाम था बयाना का युद्ध। ठीक, जिसे हम बयाना के युद्ध के नाम से जानते हैं। समझ जाओगे क्या? समझ जाना। राजस्थान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है? बयाना में। और बयाना क्या कहलाता है? अनगिनत कब्रगाहों का स्थान। और इसी बयाना में 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। ठीक, मतलब बाबर को तो नहीं किया था, बाबर की सेना को किया था। फिर बात आती है कि राणा सांगा के द्वारा बाबर के किस सेनापति को पराजित किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? मेहंदी ख्वाजा को। दोस्तों जो राणा सांगा है इसने बाबर की सेनापति मेहंदी ख्वाजा को पराजित किया था। समझ जाओगे ना? 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा के द्वारा बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा को पराजित किया गया था बयाना के निकट। ठीक, और ठीक इस घटना के एक माह बाद, ठीक इस घटना के एक माह बाद कौन सा युद्ध हो गया था? खानवा का युद्ध हो गया था। दोस्तों कौन सा युद्ध हो गया था? खानवा का युद्ध हो गया था। समझ जाओगे अच्छी तरह? यहां तक कोई डाउट क्या भैया हो? नहीं है ना? चलो आगे। ठीक, अगली बात दोस्तों। ठीक, फिर बात आती है कि बयाना और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो बयाना है ये और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो बयाना है ना, दोस्तों जो बयाना है इस बयाना में साहब आपके पहले एक मंदिर था और उस मंदिर का नाम था उषा मंदिर। दोस्तों जो बयाना है इस बयाना में साहब आपके पहले एक मंदिर था, मंदिर का नाम था उषा मंदिर। ठीक, और दोस्तों जो उषा मंदिर है ना ये वर्तमान में एक मस्जिद के रूप में जाना जाता है। एकदम क्लियर, जो उषा मंदिर है ये वर्तमान में एक मस्जिद के रूप में जाना जाता है। तो ये उषा मंदिर मस्जिद कैसे बना देखना। दोस्तों फिर बात आती है कि जो उषा मंदिर है, दोस्तों बात आती है कि जो उषा मंदिर है इस उषा मंदिर का निर्माण किसने कराया? समझना कि जो उषा मंदिर है इस उषा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो आप क्या बताओगे कि जो उषा मंदिर है इसका निर्माण कराया था बाणासुर ने।
जो उषा मंदिर है, इस उषा मंदिर का निर्माण साहब किसने कराया था दोस्तों? बाणासुर ने। फिर बात आती है कि बाणासुर ने साहब आपके जो उषा मंदिर बनाया वो किसके नाम पर बनाया? फिर बात आती है कि बाणासुर ने जो उषा मंदिर बनाया वो किसके नाम पर बनाया? तो दोस्तों बाणासुर की पुत्री का नाम था, दोस्तों जो बाणासुर है ना, इसकी पुत्री का नाम था उषा। दोस्तों जो बाणासुर है, इस बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। क्लियर? तो दोस्तों इस बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा के नाम पर, बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा के नाम पर इस मंदिर का निर्माण कराया। एकदम क्लियर? फिर बात आती है कि इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया? फिर बात आती है कि इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि इस मंदिर का जो पुनः निर्माण कराया वो कराया रानी चित्रलेखा ने। क्लियर? पूछा जाएगा कि इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे? रानी चित्रलेखा ने कराया। फिर बात आती है कि जो रानी चित्रलेखा है इसका विवाह किससे हुआ था? तो आप क्या बताओगे कि रानी चित्रलेखा का विवाह हुआ था लक्ष्मण सेन से। जो रानी चित्रलेखा है, इस रानी चित्रलेखा का विवाह किससे हुआ था? लक्ष्मण सेन से हुआ था। ठीक। फिर बात आती है कि लक्ष्मण सेन कौन है? फिर बात आती है कि ये लक्ष्मण सेन कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो लक्ष्मण सेन है ये गुर्जर प्रतिहार शासक है। क्लियर दोस्तों? जो लक्ष्मण सेन है ये कौन है? गुर्जर प्रतिहार शासक है। समझ जाओगे कि अच्छी तरह लक्ष्मण सेन कौन है? गुर्जर प्रतिहार शासक। फिर बात आती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका संस्थापक तो है हरिश्चंद्र। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसका संस्थापक तो कौन है? हरिश्चंद्र। और पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। ठीक। और पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक कौन हुआ? पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक कौन हुआ, तो आप क्या बताओगे? मिहिर भोज। कौन हुआ रे भैया? मिहिर भोज। समझ जाओगे अच्छी तरह। बयाना में कौन सा मंदिर है? उषा मंदिर। इस उषा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बाणासुर ने। किसके लिए कराया था? अपनी पुत्री उषा के नाम पर। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया? रानी चित्रलेखा ने। रानी चित्रलेखा का विवाह किससे हुआ? लक्ष्मण सेन से। लक्ष्मण सेन कौन है? गुर्जर प्रतिहार शासक। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों? जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये दोस्तों समझ जाओगे ना, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हो गया? हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ? नागभट्ट। और गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक कौन हुआ? मिहिर भोज। और जो मिहिर भोज है दोस्तों इसे कहा जाता है आदि वराह। दोस्तों जो मिहिर भोज है इसे कहा जाता है आदि वराह। और दोस्तों जो मिहिर भोज है इसे आदि वराह के साथ साथ दोस्तों प्रतिहारों का पितृहंता भी कहा जाता है। दोस्तों जो मिहिर भोज है ये आदि वराह भी कहलाता है और प्रतिहारों का पितृहंता भी कहलाता है। एकदम क्लियर? और इसके द्वारा अपने पिता रामभद्र की हत्या की गई थी। इसके द्वारा अपने पिता रामभद्र की हत्या की गई थी। एकदम क्लियर? अच्छा दोस्तों अगली बात करें। फिर दोस्तों बात आती है कि जो उषा मंदिर है, दोस्तों जो उषा मंदिर है दोस्तों ये मंदिर प्रेम आख्यान पर अर्थात प्रेम पर आधारित है। दोस्तों क्लियर? दोस्तों जो उषा मंदिर है ये प्रेमाख्यान पर आधारित है, अर्थात इस मंदिर से प्रेम कथा जुड़ी हुई है। दोस्तों इस मंदिर से प्रेम कथा जुड़ी हुई है। फिर बात आती है कि अगर ये मंदिर प्रेम आख्यान पर आधारित है तो तब आपके इस मंदिर से किसकी प्रेम कथा जुड़ी हुई है? तो दोस्तों इस मंदिर से उषा और श्री कृष्ण के प्रपौत्र, दोस्तों श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध, उषा और अनिरुद्ध की
प्रेम कथा जुड़ी हुई है। समझ जाओगे क्या दोस्तों, ये जो मंदिर है ना दोस्तों, इस मंदिर से एक तो उषा और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे अनिरुद्ध, इनकी प्रेम कथा जुड़ी हुई है। तो पूछ लिया जाए कि निम्न में से वो कौन सा मंदिर है जो प्रेम आख्यान पर आधारित है, तो आप क्या बताओगे, उषा मंदिर बयाना। फिर बात आती है इस मंदिर को साहब आपके मस्जिद में कैसे चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। भारत में गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, इल्तुतमिश। ठीक, अब दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो उषा मंदिर है, दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया कि ये जो उषा मंदिर है, इस उषा मंदिर को तोड़कर सब आपके इसे किस में चेंज कर दिया, मस्जिद में। और दोस्तों वर्तमान में ये उषा मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है, ना कि उषा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, वर्तमान साहब आपके क्या है, ये उषा मंदिर के नाम से नहीं, उषा मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह यहाँ तक। ठीक, अच्छा दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, नहीं है ना दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों हम अगली बात करते हैं। ठीक, फिर बात आती है कि बयाना में और क्या क्या है। दोस्तों फिर बात आती है कि बयाना में और क्या क्या है। तो दोस्तों आपके साथ समझना दोस्तों, बयाना में एक अकबर की छतरी भी है। दोस्तों जो बयाना है यहाँ साहब आपके अकबर की छतरी भी है। ठीक दोस्तों, यहाँ बयाना में साहब आपके जहांगीरी दरवाजा भी है। दोस्तों बयाना में जहांगीरी दरवाजा भी है, अकबर की छतरी भी है। ठीक दोस्तों, इस बयाना में दाऊद खां की मीनार भी है। इस बयाना में साहब आपके दाऊद खां की मीनार भी है। ठीक, और दोस्तों इस बयाना में, दोस्तों इस बयाना में साहब आपके दोस्तों एक भीमलाट भी है। क्लियर, क्या है साहब आपके, भीमलाट। तो बयाना में अकबर की छतरी हो गई, जहांगीरी दरवाजा हो गया, दाऊद खां की मीनार होगी और भीमलाट हो गया। फिर बात आती है कि जो भीमलाट है, इस भीमलाट का निर्माण किसने कराया था। पूछा जाए कि इस भीमलाट का निर्माण किसने कराया था, तो आप क्या बताओगे कि इस भीमलाट का निर्माण कराया था विष्णुवर्धन ने। पूछ लिया जाए कि इस भीमलाट का निर्माण किसने कराया था, विष्णुवर्धन ने। और पूछा जाए कि किस अवसर पर कराया था, तो दोस्तों विष्णुवर्धन के द्वारा पुंडरीक यज्ञ किया गया था। दोस्तों जो विष्णुवर्धन है इसके द्वारा पुंडरीक यज्ञ किया गया था, और पुंडरीक यज्ञ के अवसर पर था आपके इसने यहाँ भीमलाट का निर्माण कराया था। लाट का मतलब होता है स्तंभ, लाट का मतलब क्या होता है, स्तंभ। तो बयाना में अकबर की छतरी है, जहांगीर का दरवाजा है, दाऊद खां के मीनारे और भीमलाट है। भीमलाट का निर्माण किसने कराया था, विष्णुवर्धन ने। और किस अवसर पर, पुंडरीक यज्ञ के अवसर पर कराया था। ठीक, अब दोस्तों जब हमने इतनी बात कर ली तो दोस्तों साहब आपके हम बयाना दुर्ग की बात भी करते हैं। ये दोस्तों जब हम इतनी बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों हम बयाना दुर्ग की बात भी करते हैं। फिर बात आती है कि जो बयाना दुर्ग है, इस बयाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे, विजयपाल ने। पूछा जाए कि जो बयाना दुर्ग है, इस बयाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो आप क्या बताओगे कि जो बयाना दुर्ग है, इस बयाना दुर्ग का आपके निर्माण कराया था विजयपाल ने। दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो बयाना दुर्ग है इसका निर्माण था आपके किसने कराया था, विजयपाल ने कराया था। पूछ लिया जाए कि जो बयाना दुर्ग है ये सब आपके कब बनाया गया। पूछ लिया जाए कि जो बयाना दुर्ग है ये कब बनाया गया, तो आप क्या बताओगे, 1040 ईस्वी में इस बयाना दुर्ग का निर्माण कराया गया। ठीक, अच्छा पूछा जाए कि जो बयाना दुर्ग है ये किस स्थान पर बनाया गया या किस पहाड़ी पर बनाया गया, तो दोस्तों जो बयाना दुर्ग है ये मानी अथवा दमदमा पहाड़ी पर बनाया गया है। जो बयाना दुर्ग है ये मानी अथवा दमदमा पहाड़ी पर बनाया गया है। समझ जाओगे ना अच्छी तरह भैया कि जो बयाना दुर्ग है ये मानी अथवा दमदमा पहाड़ी पर निर्मित है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो बयाना दुर्ग है इसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो बयाना दुर्ग है ना इसे कहा जाता है विजय मंदिरगढ़। विजयपाल के नाम पर इसका नाम क्या हो गया, विजय मंदिरगढ़। और दोस्तों इस बयाना दुर्ग पर मुस्लिम शासकों का भी अधिकार रहा था, इसलिए दोस्तों इस दुर्ग का एक नाम हो गया सुल्तान कोट।
क्या हो गया दोस्तों, सुल्तान कोट। क्लियर। और दोस्तों कहा जाता है कि मुस्लिम शासक फिरोज तुगलक, दोस्तों कहा जाता है कि मुस्लिम शासक फिरोज तुगलक कुछ समय तक बयाना दुर्ग में रहा था। मुस्लिम शासक फिरोज तुगलक कुछ समय तक कहाँ रहा था, बयाना दुर्ग में। अर्थात फिरोज तुगलक के द्वारा इस बयाना दुर्ग में निवास किया गया था। समझ जाओगे। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो फिरोज तुगलक है इसे हम किस काम के लिए जानते हैं। पूछा जाए कि जो फिरोज तुगलक है इसे हम किस काम के लिए जानते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बनेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, दोस्तों प्रश्न क्या बनेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो आप क्या बताओगे, फिरोज तुगलक। समझ जाओगे ना दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, फिरोज तुगलक। समझ जाओगे अच्छी तरह। फिर बात आती है कि जजिया कर क्या है, तो हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक अथवा तीर्थ यात्रा कर क्या कहलाता था, जजिया कर। समझ जाओगे। हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक अथवा तीर्थ यात्रा कर क्या कहलाता था, जजिया कर। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, फिरोज तुगलक। ठीक। अच्छा दोस्तों ये तो बात हुई फिरोज तुगलक की। अच्छा फिर दोस्तों पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया। ठीक। पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर का आरंभ किसने किया। पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर का आरंभ किसने किया, तो आप क्या बताओगे कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। एकदम क्लियर। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर आरंभ किया था। और पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर है ये कहाँ लगाया था। पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर कहाँ लगाया था, तो आप क्या बताओगे, सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर। समझ जाओगे ना। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर है वो कहाँ लगाया था, सिंध प्रदेश में। क्लियर। सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर। समझ जाओगे ना। पूछ लिया जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगाया था, सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर लगाया था। एकदम क्लियर। और दोस्तों पूछा जाएगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया उस समय वहां का शासक कौन था, दाहिर। तो मत पूछ लिया जाए कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया उस समय साहब आपके वहां का शासक कौन था, दाहिर। ठीक। और दोस्तों इस दाहिर की पत्नी का नाम था, दोस्तों जो दाहिर है ना, इस दाहिर की पत्नी का नाम था देवल रानी। दोस्तों जो दाहिर है इसकी पत्नी का नाम था देवल रानी। और भारत में जोहर करने वाली प्रथम महिला कौन कहलाती है, देवल रानी। भारत में जोहर करने वाली प्रथम महिला कौन कहलाती है, देवल रानी। एक बार फिर समझ अच्छी तरह दोस्तों, बयाना दुर्ग का निर्माण विजयपाल ने कराया। कब कराया, 1040 ईस्वी में। किस पहाड़ी पर कराया, मानी या दमदमा पहाड़ी पर। ठीक। इस बयाना दुर्ग को क्या कहा जाता है, विजय मंदिरगढ़, सुल्तान कोट। और इसी बयाना दुर्ग में किसने निवास किया था, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक कौन है, ये फिरोज तुगलक कौन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक पूछा जाए तो क्या आंसर लगाओगे, फिरोज तुगलक। देखो अगर क्वेश्चन मैंने दोनों बात क्लियर की है, पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था, अगर ब्राह्मणों का नाम आए तो फिरोज तुगलक और जजिया कर का नाम आए तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत आने वाला पहला मुसलमान था। समझ जाओगे ना। मोहम्मद बिन कासिम भारत आने वाला पहला मुसलमान था। समझ जाओगे। अच्छा दोस्तों ये भी देखना, भारत में दो तरह के मुस्लिम आए हैं। एक तो दोस्तों तुर्क आक्रमणकारी आए हैं और एक अरब आक्रमणकारी आए हैं। समझना, एक तो तुर्क आए हैं और एक अरब आए हैं। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम
पहला दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था जो भारत में आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, तुर्की नहीं था, समझा ना। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला अरबी मुसलमान था जो भारत में आया था। और जब वो भारत में आया उस समय सिंध प्रदेश का शासक कौन था? दाहिर। और दाहिर की पत्नी का नाम था देवल रानी, जो कि साहब आपके भारत में जोहर करने वाली पहली महिला है। एकदम क्लियर, देवल रानी भारत में जोहर करने वाली पहली महिला है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में सती होने वाली पहली महिला कौन थी। समझ जाओगे, भारत में सती होने वाली पहली महिला कौन थी? जोहर करने वाली तो देवल रानी, और सती होने वाली पहली महिला कौन थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एकदम क्लियर यहां तक दोस्तों, अच्छी तरह समझ गए ना। ब्राह्मणों पर जजिया कर का नाम आए तो फिरोज तुगलक। जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। भारत आने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम अरबी। ठीक दोस्तों। अच्छा, सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर, अच्छा भारत में सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगाया गया था? सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर। कहाँ लगाया गया था? सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर। और जब जजिया कर लगाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उस समय भारत का शासक कौन था सिंध का? दाहिर। दाहिर की पत्नी का नाम देवल रानी, जो भारत में जोहर करने वाली प्रथम महिला। तो सती होने वाली प्रथम महिला का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे मेरे विद्वान साथियों। क्लियर? चलो आगे। यहां तक कोई डाउट दोस्तों? ये आपके बयाना क्लियर हो गया। एक बार दोस्तों आप फिर अच्छी तरह से आप समझना दोस्तों बयाना को। भरतपुर में है बयाना। बयाना का नामकरण किया गया बाणासुर के नाम पर। उपनाम है शोणितपुर श्रीमंत। ठीक। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में। किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त क्या कहलाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक। अच्छा दोस्तों, अच्छा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक। अच्छा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही शिवाजी के राज्य को क्या कहा गया था? डाकुओं का राज्य। अच्छा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी को क्या कहा गया था? पत्थर में ढाला गया रोमांस। क्लियर? अच्छा, अगली बात दोस्तों, हम दोस्तों अगली बात करते हैं। ठीक दोस्तों, यहां तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक दोस्तों, हम अगली बात करते हैं। ठीक, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है? बयाना में। दूसरा जालोर में। तीसरा मंडोर में। चौथा विजय स्तंभ चित्तौड़ में। जालोर मंडोर के विजय स्तंभ किसने बनाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मंडोर जोधपुर के राठौर वंश के स्मारक है। मंदोदरी का पीहर है। मंदोदरी के पिता का नाम था मयदानव, जिसने लंका का निर्माण किया था, मतलब लंका के वास्तुकार थे। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर भी कहाँ है? मंडोर में। प्रतिहारों की राजधानी रही थी मंडोर मेरे विद्वान साथियों। ठीक। अच्छा, नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था? बयाना। ये नील उत्पादन वाली बात तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में या 2008 में पूछी गई है। राजस्थान में सर्वाधिक गुप्त कालीन सिक्कों के भंडार कहां से मिले हैं? बयाना से मिले हैं। ये सिक्के किससे बने थे? तो सोने से। और गुप्त काल के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार। एकदम क्लियर। सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था गुप्त काल में कुमार गुप्त ने। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन करने वाला कुमार गुप्त। कुमार गुप्त के समय जब आपके क्या बना था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो क्या कहलाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। अर्थात गुप्त काल में भारत में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचलन था मेरे विद्वान साथियों। इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था बख्तियार खिलजी ने। और जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उस समय नालंदा का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था? जयदेव। और जयदेव की रचना का नाम था गीत गोविंद। ठीक। चलो आगे दोस्तों। इसी बयाना में 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था, और उस सेनापति का नाम था मेहंदी ख्वाजा। ठीक। 16 फरवरी साहब आपके इस घटना के ठीक एक माह बाद क्या हो गया था? खानवा का युद्ध, जिस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक। उषा मंदिर है बयाना में। निर्माण कराया था बाणासुर ने पुत्री उषा के नाम पर। पुनः निर्माण कराया रानी चित्रलेखा ने। और चित्रलेखा के पिता का पति का नाम था लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन था गुर्जर प्रतिहार शासक, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट। महान शासक मिहिर भोज। मिहिर भोज कहलाता है आदि वराह। और इस मिहिर भोज को कहा जाता है प्रतिहारों का पितृहंता, क्योंकि इस मिहिर भोज के द्वारा अपने पिता रामभद्र की हत्या की गई थी। ठीक। उषा मंदिर प्रेम आख्यान पर आधारित है। ये उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है। अनिरुद्ध है भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र। ठीक दोस्तों, इसी उषा मंदिर को इल्तुतमिश ने तोड़कर क्या बना दिया था? उषा मस्जिद। एकदम क्लियर मेरे दोस्तों।
अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा, दाऊद खां की मीनार, भीमलाट, ये सब कहाँ है? बयाना में। अच्छा, भीमलाट का निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ के अवसर पर। बयाना दुर्ग विजयपाल ने बनाया, 1040 ईस्वी में बनाया, मानिया दमदमा पहाड़ी पर बनाया। ठीक, इस बयाना दुर्ग को कहा जाता है विजय मंदिरगढ़, सुल्तानकोट। और दोस्तों इसी बयाना दुर्ग में कौन रहा था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक कौन है? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक। जबकि भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रदेश के हिंदुओं पर। और जब सिंध प्रदेश में जजिया कर लगाया गया उस समय सिंध प्रदेश के शासक का नाम था दाहिर। क्लियर? और दोस्तों दाहिर की पत्नी का नाम था देवल रानी, जो कि जोहर करने वाली भारत की प्रथम महिला है। तो सती होने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे विद्वान साथियों। एकदम क्लियर यहां तक तो? अच्छा दोस्तों, यहां तक कोई डाउट है क्या भैया? नहीं है? ठीक। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली। ठीक, तो दोस्तों जब हम अगली बात करते हैं तो दोस्तों जो भरतपुर है, दोस्तों साहब आपके जो भरतपुर है यहाँ डीग के महल भी हैं। दोस्तों जो भरतपुर है ये सब आपके भरतपुर में एक स्थान है और उसका नाम है डीग। क्या नाम है? डीग। फिर पूछा जाएगा कि जो डीग है ना, ये सब आपके डीग किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो डीग है ना, ये डीग अपने जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों? जो डीग है ये डीग अपने जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और चूंकि डीग जल महलों के लिए प्रसिद्ध है ना, इसी कारण साहब आपके इस डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। इस डीग को दोस्तों क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी। समझ जाओगे, जो डीग है ना ये अपने जल महलों के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण डीग को कहा जाता है जल महलों की नगरी। समझ जाओगे। फिर साहब आपके बात आती है कि अगर डीग जल महलों की नगरी है तो इस डीग में साहब आपके कौन कौन से महल हैं? फिर बात आती है कि इस डीग में कौन कौन से महल हैं? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि साहब आपके जो डीग है यहाँ साहब आपके जो प्रमुख महल हैं उनमें साहब आपके एक महल का नाम है मृगया महल। एक महल का नाम क्या है? मृगया महल। एकदम क्लियर। दोस्तों एक महल का नाम है किशोरी महल। दोस्तों ये यहाँ के प्रमुख महल हैं, मृगया महल, किशोरी महल। दोस्तों एक महल का नाम है नंद महल। दोस्तों एक महल का नाम है गोपाल महल। ठीक, दोस्तों ये डीग के प्रमुख महल हैं। और दोस्तों एक महल का नाम है सावन भादो महल। दोस्तों एक महल का नाम क्या है? सावन भादो महल। समझ जाओ कि कभी अच्छी तरह, मृगया महल, किशोरी महल, नंद महल, गोपाल महल और सावन भादो महल सब आपके कहाँ है? ये डीग भरतपुर में है। ठीक। अच्छा दोस्तों देखो एक बात याद रखना, थोड़ी सी हम चर्चा करते रहते हैं बीच बीच में, सामान्य ज्ञान देते रहते हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों अगर हम साहब आपकी बात करते हैं, देखो अगर पूछा जाए कि सावन भादो महल कहाँ है, पूछा जाए कि सावन भादो महल कहाँ है तो आप क्या बताओगे? दोस्तों सावन भादो महल कहाँ है तो आप क्या बताओगे? डीग भरतपुर में। दोस्तों क्या बता दोगे आप? सावन भादो महल कहाँ है तो आप क्या बताओगे? डीग भरतपुर में। ठीक। अच्छा पूछ लिया जाए कि सावन भादो, दोस्तों पूछ लिया जाए कि सावन भादो झील कहाँ है, पूछ लिया जाए कि सावन भादो झील कहाँ है तो आप क्या बताओगे? अचलगढ़ दुर्ग में। सब कहाँ है साहब? सावन भादो झील अचलगढ़ दुर्ग में। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ आता है? सिरोही में। और सिरोही का संस्थापक कौन है? सहसमल। समझ जाओगे दोस्तों। सावन भादो झील कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग में। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ आता है? सिरोही में। सिरोही का संस्थापक कौन है? सहसमल। और पूछ लिया जाए कि जो अचलगढ़ दुर्ग है, दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो अचलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माता कौन है तो आप क्या बताओगे? इसका निर्माण कराया था परमारों ने। जो अचलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसने कराया था? परमारों ने कराया था। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक। और दोस्तों इसी अचलगढ़ दुर्ग में, दोस्तों इसी अचलगढ़ दुर्ग में साहब आपके लिंगोद्भव शिवलिंग है। दोस्तों देखना इसी अचलगढ़ में साहब आपके क्या है? लिंगोद्भव शिवलिंग, अर्थात यहाँ उभरता हुआ शिवलिंग है। दोस्तों इस साहब आपके अचलगढ़ दुर्ग में लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा की जाती है। अचलगढ़ दुर्ग
पूरे भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकदम क्लियर। और दोस्तों कुछ विद्वान कहते हैं कि जो लिंगोद्भव शिवलिंग है ये क्या है, शिव जी के पैर का अंगूठा। दोस्तों कुछ कहते हैं कि साहब आपके ये लिंगोद्भव शिवलिंग क्या है, शिव जी के पैर का अंगूठा। तो प्रश्न बन जाए कि निम्न में से वो कौन सा दुर्ग है जहाँ शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है, अचलगढ़ दुर्ग। निम्न में से वो कौन सा दुर्ग है जहाँ लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा की जाती है, अचलगढ़ दुर्ग। सावन भादो महल कहाँ है, भरतपुर में। सावन भादो झील कहाँ है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। अचलगढ़ का निर्माण, सिरोही का निर्माण किसने कराया था, सहसमल ने। सिरोही का संस्थापक तो कौन है, सहसमल। और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, परमार शासक। ठीक। और इस अचलगढ़ दुर्ग में साहब आपके लिंगोद्भव शिवलिंग अथवा शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। और इस अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। समझ जाओगे अच्छी तरह। अच्छा, फिर हम आपके बात आती है कि सावन भादो, दोस्तों फिर बात आती है कि सावन भादो झरना कहाँ है, पूछ लिया जाएगा कि सावन भादो झरना कहाँ है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो सावन भादो आपकी झरना है ना वो जोधपुर में है। पूछ लिया जाए कि सावन भादो झरना कहाँ है, तो आप क्या बताओगे, जोधपुर में। पूछ लिया जाए कि सावन भादो परियोजना कहाँ है, पूछ लिया जाए कि सावन भादो परियोजना कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि जो सावन भादो परियोजना है वो कोटा में है। कहाँ है, कोटा में। अच्छा दोस्तों, फिर पूछ लिया जाए कि सावन भादो कढ़ाई कहाँ है, पूछ लिया जाए कि सावन भादो कढ़ाई कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि जो सावन भादो कढ़ाई है ना वो देशनोक में है। देशनोक कहाँ आता है, बीकानेर में। एकदम क्लियर दोस्तों। सावन भादो आपका कढ़ाई कहाँ है, देशनोक में। और देशनोक कहाँ आता है, बीकानेर में। समझ जाओगे। सावन भादो झील अचलगढ़, सावन भादो महल भरतपुर, सावन भादो झरना जोधपुर, सावन भादो परियोजना कोटा, सावन भादो कढ़ाई देशनोक बीकानेर में। समझ जाओगे। भरतपुर में क्या है, डीग। डीग किसके लिए प्रसिद्ध है, जल महलों के लिए। ठीक। और इससे क्या कहा जाता है, जल महलों की नगरी। डीग में कौन कौन से महल हैं, मृगया महल है, किशोरी महल है, नंद महल है, गोपाल महल है। ठीक। अच्छा दोस्तों, यहाँ एक महल कौन सा है, सावन भादो। तो सावन भादो महल कहाँ है, भरतपुर में। सावन भादो झील अचलगढ़ में। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, परमार शासकों ने। पुनः निर्माण कुंभा ने। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ आता है, सिरोही में। सिरोही का संस्थापक सहसमल। ठीक। अचलगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ लिंगोद्भव शिवलिंग की पूजा की जाती है अथवा शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। सावन भादो झरना जोधपुर में, सावन भादो परियोजना कोटा में, सावन भादो कढ़ाई देशनोक बीकानेर में स्थित है मेरे विद्वान साथियों। एकदम क्लियर किया। अच्छा दोस्तों, फिर अगली बात करते हैं। जब इतना क्लियर हो चुका है तो दोस्तों अगली बात करते हैं। ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि साहब आपकी जो भरतपुर है, इस बार आपके भरतपुर साहब आपकी क्या स्थित है, लोहगढ़। दोस्तों जो भरतपुर है सब आपके यहाँ क्या स्थित है, लोहगढ़। ठीक। और दोस्तों जो लोहगढ़ है इसे हम किस नाम से जानते हैं, अजयगढ़ के नाम से। अर्थात भरतपुर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कभी भी अंग्रेजों के द्वारा नहीं जीता गया। ये हमेशा अजय रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अजयगढ़ हो गया। एकदम क्लियर दोस्तों। इसे लोहगढ़ कहा जाता है, अजयगढ़ कहा जाता है। और दोस्तों इस दुर्ग का एक नाम है मिट्टी का किला। दोस्तों ये जो दुर्ग है ना, इस दुर्ग को कहा जाता है मिट्टी का किला। दोस्तों ये जो दुर्ग है इसे सब आपके क्या कहा जाता है, मिट्टी का किला। समझ जाओगे। लोहगढ़, अजयगढ़, मिट्टी का किला सब किसे कहा जाता है, भरतपुर दुर्ग को। भरतपुर में दो दुर्ग साहब आपके बहुत फेमस हैं। अच्छा साहब आपके एक तो कौन सा हो जाएगा, बयानत दुर्ग। एक कौन सा साहब आपके दोस्तों साहब आपके एक दुर्ग कौन सा हो जाएगा, आपके लोहगढ़ हो जाएगा। ठीक। फिर साहब आपकी बात आती है कि जो लोहगढ़ है इसे और किस नाम से जानते हैं, पूछा जाता है कि जो लोहगढ़ है इसे साहब आपके और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो लोहगढ़ है इसे कहा जाता है पारिक दुर्ग। दोस्तों इसे साहब आपके क्या कहा जाता है, पारिक दुर्ग। फिर बात आती है कि पारिक दुर्ग का मतलब क्या होता है, पूछ लिया जाए कि पारिक दुर्ग का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, ऐसा दुर्ग जो गहरी खाइयों से सुरक्षित हो।
ऐसा दुर्ग जो गहरी खाइयों से सुरक्षित हो क्या कहलाता है? पारिक दुर्ग। समझ जाओगे, वह दुर्ग जो गहरी खाइयों से सुरक्षित हो क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाएगा। ठीक। अच्छा दोस्तों, जो लोहगढ़ है इसे कहा जाता है पूर्वी सीमा का प्रहरी। दोस्तों, जो लोहगढ़ है इसे कहा जाता है पूर्वी सीमा का प्रहरी। समझ जाओगे, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी भी सब आपके कौन सा हो गया? अजयगढ़ दुर्ग, लोहगढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, या है ना। ठीक। और ये किस श्रेणी में आता है? पारिक में। पारिक का मतलब क्या बताओगे? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? गहरी खाइयां हो। ठीक। अच्छा, बात आती है कि साहब आपके ये किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों, जो भरतपुर दुर्ग है ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, जो भरतपुर दुर्ग है ये साहब आपके स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। समझ जाओगे दोस्तों, जो भरतपुर दुर्ग है ना ये साहब किस श्रेणी में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलूं आगे भैया, यहां तक कोई डाउट क्या भैया? नहीं है ना। ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि दोस्तों कि जो लोहगढ़ है या अजयगढ़ है साहब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या बताओगे दोस्तों कि इसी लोहगढ़ में अथवा इसी अजयगढ़ में साहब आपके मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। एकदम क्लियर दोस्तों, इसी लोहगढ़ में अथवा इसी अजयगढ़ में साहब आपके क्या हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। और पूछा जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था तो आप क्या बताओगे? 18 मार्च 1948 को हुआ था। और पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ में साहब आपकी कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। साहब कितनी रियासतें थी? 4। पूछा जाए 4 का नाम, A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। और पूछा जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था तो आप क्या बताओगे? NV गौड़गिल ने, नरहरि विष्णु गौड़गिल ने उद्घाटन किया था। समझ जाओगे दोस्तों, नरहरि विष्णु गौड़गिल अर्थात NV गौड़गिल के द्वारा 2 बार एकीकरण में उद्घाटन किए गए थे। एक तो NV गौड़गिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। दोस्तों, एक बार तो NV गौड़गिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। क्लियर। और दोस्तों, एक बार इन्होंने पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किया। क्लियर। तो मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? आपके NV गौड़गिल ने किया था। समझ जाओगे दोस्तों, इन दोनों का जो उद्घाटन करने वाले थे वो सब आपके कौन थे? NV गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल। ठीक। फिर बात आती है कि जो लोहगढ़ है वो क्यों प्रसिद्ध है? लोहगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे? इसी लोहगढ़ में दोस्तों, इसी लोहगढ़ में साहब आपके 1805 में, दोस्तों इसी लोहगढ़ में 1805 में अंग्रेजों ने, दोस्तों इसी लोहगढ़ में 1805 में अंग्रेजों ने संधि की थी। अर्थात लोहगढ़ दुर्ग या भरतपुर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसने अंग्रेजों को संधि करने के लिए मजबूर किया था। अर्थात जहां जहां अंग्रेजों ने संधियां की है वो अपनी शर्त पर की हैं, लेकिन भरतपुर दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां अंग्रेजों ने संधि की है मजबूर होकर और अपनी शर्तों पर नहीं, राजा रणजीत सिंह की शर्तों पर की हैं। किसकी शर्तों पर की हैं? राजा रणजीत सिंह की शर्तों पर। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसने अंग्रेजों को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, लोहगढ़ दुर्ग। फिर बात आती है कि साहब आपकी जो संधि हुई थी दोस्तों, ये जो संधि हुई थी ये किसके बीच में हुई थी? तो आप क्या बताओगे? रणजीत सिंह। दोस्तों ये जो संधि हुई थी ये किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और कैप्टन लेक के बीच में हुई थी। ये जो संधि है ना ये साहब किसके बीच में हुई थी? रणजीत सिंह और कैप्टन लेक के बीच में ये संधि हुई थी। और संधि रणजीत सिंह की शर्तों पर की गई थी। तो भरतपुर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसने अंग्रेजों को संधि करने के लिए मजबूर किया। ठीक। फिर बात आती है कि साहब आपके अंग्रेजों ने संधि क्यों की? अंग्रेजों ने संधि क्यों की? संधि का कारण क्या था? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि रणजीत सिंह के द्वारा, दोस्तों जो साहब आपके रणजीत सिंह हैं, इन रणजीत सिंह के द्वारा जसवंत राव होलकर को शरण दी गई थी। दोस्तों तब आपके जो रणजीत सिंह हैं, इस रणजीत सिंह के द्वारा जसवंत राव होलकर को शरण दी गई थी। ठीक। और दोस्तों
इनके द्वारा दोस्तों जो रणजीत सिंह हैं इन्होंने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। क्लियर। और जसवंत राव होलकर अंग्रेजों के दुश्मन थे। जसवंत राव होलकर किनके दुश्मन थे? अंग्रेजों के। तो रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों की इच्छा के विपरीत, रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों की इच्छा के विपरीत जसवंत राव होलकर को शरण देना रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में युद्ध का कारण था। और जब कैप्टन लेक अपनी सेना लेकर भरतपुर दुर्ग आया तो उसने 5 बार प्रयास किए इस दुर्ग को जीतने के, लेकिन वो 5 बार जब इस दुर्ग को नहीं जीत सका तो साहब आपके दोस्तों कैप्टन लेक ने रणजीत सिंह से संधि की। और संधि करने वाला या अंग्रेजों को संधि के लिए मजबूर करने वाला एकमात्र दुर्ग कौन सा हुआ दोस्तों? लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर दुर्ग। अब जब रणजीत सिंह ने इन अंग्रेजों को पराजित कर दिया और अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर कर दिया तो तब आप किसके बाद क्या हुआ कि रणजीत सिंह के द्वारा इस दुर्ग में एक बुर्ज बनाया गया और उस बुर्ज का नाम था फतेह बुर्ज। तो दोस्तों इस संधि के अवसर पर रणजीत सिंह के द्वारा इस लोहागढ़ में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? फतेह बुर्ज का निर्माण कराया गया था संधि के अवसर पर। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, जब ये संधि हो रही थी या जब आपके अंग्रेज आक्रमण कर रहे थे तो दोस्तों इसमें साहब आपके अंग्रेजों को हरा दिया गया। तो दोस्तों एक कहावत बनी, हट जा गोरा पाछे ने, हट जा गोरा पाछे ने। ये जो कहावतें साहब आपकी कही जाती है लोहागढ़ के संदर्भ में। एकदम क्लियर। अगली बात करते हैं दोस्तों कि साहब आपके जो लोहागढ़ दुर्ग है यहाँ एक तो फतेह बुर्ज है दोस्तों, एक तो यहाँ फतेह बुर्ज है और दोस्तों साहब आपके यहीं एक बुर्ज है और उस बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज। क्लियर दोस्तों। तो साहब लोहागढ़ में फतेह बुर्ज तो बनाया था रणजीत सिंह ने और जवाहर बुर्ज साहब आपके बनाया था जवाहर सिंह ने। किसने साहब बनाया था? जवाहर सिंह ने। जवाहर सिंह के द्वारा दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के अवसर पर, जवाहर सिंह के द्वारा दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के अवसर पर क्या बनाया गया था दोस्तों? जवाहर बुर्ज बनाया गया था। एकदम क्लियर दोस्तों। फिर बात आती है कि साहब आपके जो लोहागढ़ है इस लोहागढ़ में साहब आपके और क्या है? पूछा जाए कि जो लोहागढ़ है इस लोहागढ़ में साहब आपकी और क्या है तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि इसी लोहागढ़ में साहब आपके अष्टधातु के किवाड़ लगे हुए हैं। दोस्तों इसी लोहागढ़ साहब आपके क्या लगे हुए हैं? अष्टधातु के किवाड़ लगे हुए हैं। समझ जाओगे दोस्तों, इसी लोहागढ़ साहब आपके क्या लगे हुए हैं? अष्टधातु के किवाड़ लगे हुए हैं। दोस्तों जो अष्टधातु के किवाड़ है ना ये सब आपके वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर दुर्ग में लगे हुए हैं। भरतपुर दुर्ग मतलब लोहागढ़। वर्तमान साहब आपके कहाँ लगे हुए हैं? ये भरतपुर दुर्ग में लगे हुए हैं। ठीक। अब दोस्तों इनकी भी कहानी है, समझना दोस्तों। ये जो अष्टधातु के किवाड़ है ना दोस्तों ये पहले थे चित्तौड़ दुर्ग में। दोस्तों ये जो अष्टधातु किवाड़ है ये सब आपके पहले कहाँ थे? चित्तौड़ दुर्ग में थे। कहाँ थे रे भैया? चित्तौड़ दुर्ग में। अब चित्तौड़ का साहब आपके शाखा कब हुआ था? दोस्तों जो चित्तौड़ का पहला शाखा है, क्लियर, ये कब हुआ था? 1303 में। ठीक। और जब चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ 1303 में तो सब आपके ये शाखा किसके विरुद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। क्लियर। अब साहब आपके चित्तौड़ के साथ दुर्ग में पहला शाखा हुआ 1303 में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के बाद उसने क्या किया कि ये सब आपके जो अष्टधातु किवाड़ थे, अब सब आपके अलाउद्दीन खिलजी क्या किया जीतने के बाद उसने क्या किया कि ये जो अष्टधातु के किवाड़ थे इन्हें अपने साथ ले गया। क्लियर। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने इन अष्टधातु के जो किवाड़ थे उन्हें कहाँ लगा दिया? सीरी के किले में लगा दिया। साहब कहाँ लगा दिया? सीरी के किले में लगा दिया। और पूछा जाएगा कि जो सीरी का किला है ये कहाँ आता है? दिल्ली में। कहाँ आता है भैया? दिल्ली में। अब यहाँ से इन किवाड़ों को सब आपके किसने हटा दिया? शाहजहां ने। यहाँ से इन किवाड़ों को सब आपके किसने हटा दिया? शाहजहां ने। और सब आपके कहाँ लगा दिया? लाल किले में। यहाँ से हटाकर सब आपके कहाँ लगा दिए गए? लाल किले में। ठीक, समझ अच्छी तरह। अष्टधातु के किवाड़ वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर दुर्ग में।
ये किवाड़ मूल रूप से कहाँ थे? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 1303 में। किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतने के बाद इन अष्ट धातु के किवाड़ को अपने साथ ले गया और कहाँ लगा दिए? सीरी के किले में। सीरी के किले से इन किवाड़ को किसने निकाला? शाहजहां ने। और कहाँ लगा दिए? लाल किले में। कहाँ लगा दिए? लाल किले में। और दोस्तों लाल किले से इन किवाड़ों को सब आपके कौन लेकर आया? जवाहर सिंह। लाल किले से इन किवाड़ों को कौन लेकर आया? जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने साहब आपके ये किवाड़ कहाँ लगा दिए? भरतपुर दुर्ग में लगवा दिए। कहाँ लगवा दिए? भरतपुर दुर्ग में लगवा दिए। समझ जाओगे अच्छी तरह दोस्तों। इस प्रकार ये चित्तौड़ से निकलकर दिल्ली गए, दिल्ली से निकलकर वापस कहाँ आ गए? राजस्थान में आ गए। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? हाँ बरो हाँ एकदम क्लियर दोस्तों। चलो आगे। ठीक, समझना। अष्टधातु किवाड़ वर्तमान में कहाँ है? भरतपुर दुर्ग में। अच्छा दोस्तों ये किवाड़ था आपके पहले कहाँ थे? चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? 1303 में। अच्छा किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी इन किवाड़ों को लेकर कहाँ चला गया? दिल्ली। और कहाँ लगवा दिए? सीरी के किले में। यहाँ से किसने निकाले? शाहजहां ने। कहाँ लगा दिए? लाल किले में। यहाँ से किसने निकाले? जवाहर सिंह ने। कहाँ लगा दिए? भरतपुर दुर्ग में। समझ गए अच्छी तरह दोस्तों। तो साहब आपके जो अष्टधातु किवाड़ है, ये किवाड़ इस प्रकार साहब आपके कहाँ से निकले साहब आपके दोस्तों? ये भरतपुर से, चित्तौड़ से निकले, दिल्ली गए। और साहब आपके दिल्ली के बाद दोस्तों साहब आपके किवाड़ साहब कहाँ गए दोस्तों? वापस दोस्तों आपके को दोस्तों ये लोहगढ़ में आ गए। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि इसके अलावा दोस्तों जो फतेह दोस्तों जो लोहगढ़ है वो और किस काम के लिए था प्रसिद्ध है? पूछा जाएगा कि जो लोहगढ़ है वो और किस काम के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो लोहगढ़ है सब आपके इसी लोहगढ़ में जाटों की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। एकदम क्लियर दोस्तों। इसी लोहगढ़ में जाटों की कुलदेवी राजेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। समझ जाओगे दोस्तों। जो राजेश्वरी देवी हैं दोस्तों इनका मंदिर साहब आपके कहाँ बना हुआ है? आपके दोस्तों लोहगढ़ में बना हुआ है। समझ गए क्या अच्छी तरह दोस्तों? एकदम क्लियर। यहाँ मैंने केवल लोहगढ़ का सामान्य परिचय दिया है, विशेष परिचय नहीं दिया है। जब दोस्तों हम कभी दुर्ग स्थापत्य कला पर बात करेंगे तो दोस्तों वहाँ हम इन विषय पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी साहब आपके चर्चा करना इतना उचित नहीं होगा। एकदम क्लियर। अच्छा अब दोस्तों फिर बात आती है कि साहब आपके जो लोहगढ़ है, बात आती है कि जो लोहगढ़ है इस लोहगढ़ का निर्माण किसने कराया? बात आती है कि जो लोहगढ़ है इस लोहगढ़ का निर्माण किसने कराया? तो आप क्या बताओगे कि जो लोहगढ़ है दोस्तों इसका साहब निर्माण कराया था सूरजमल जाट ने। साहब किसने कराया था? सूरजमल जाट ने। और पूछा जाए कब कराया था तो आप क्या बताओगे? 19 फरवरी 1733 को लोहगढ़ का निर्माण कराया गया था। एकदम क्लियर। समझ जाओगे दोस्तों यहाँ तक? ठीक। अच्छा दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेंगे भैया। ठीक। अच्छा दोस्तों रिवाइज करते हैं एक बार अच्छी तरह। भरतपुर का नाम बयाना, नामकरण किसके नाम पर? बाणासुर के नाम पर, उपनाम शोणितपुर श्रीपंत, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी तरह चर्चा कर ली हमने इस विषय पर। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है, अगली बात की बात आती है तो राजस्थान के विजय स्तंभ की बात करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विजय स्तंभ कहाँ है? अच्छी तरह बता रखा है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक। फिर दोस्तों बात आती है कि नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र बयाना था। गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार बयाना में है। सोने से निर्मित सिक्के बनते थे तब आपके दिनार कहलाते थे। और गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन कुमार गुप्त ने किया था। पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है। अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप। ठीक। अगली बात दोस्तों उषा मंदिर यहाँ है। अच्छा दोस्तों जो उषा मंदिर है उसकी पूरी कहानी मैंने आपको अच्छी तरह बताई है। आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए दोस्तों इनके भी। ठीक। अकबर की छतरी है, जहांगीर दरवाजा है, दाऊद खां की मीनार है, भीमलाट है, बयाना दुर्ग है। ये पूरी कहानी आपके सामने है, आप आराम से देख लीजिए दोस्तों। ठीक। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत भी आती हो, मैं डायग्राम से पढ़ाता हूं, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक। या फिर अगले वीडियो में उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। डीग महल की हमने पूरी बात कर ली है। सावन भादो महल, सावन भादो झील, सावन भादो झरना, परियोजना, कढ़ाई, हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक। लोहगढ़ को हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं दोस्तों। पूर्वी सीमा का प्रहरी कहलाता है और यहाँ क्या क्या काम हुए थे इन पे हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पे बात आती है कि साहब जो भरतपुर है, भरतपुर में क्या है? केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य है।
क्लियर। केवलादेव जो घना पक्षीय अभ्यारण्य दोस्तों, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं या आगे भी चर्चा करेंगे जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये था दोस्तों आपके भरतपुर जिले की विशेषताएं। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सुझाव दें और हमें आगे से आगे दोस्तों आप हमें और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहें। अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों आप काव्य क्लासेस के यूट्यूब वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, अपने सपनों को पूरा करें काव्य क्लासेस के साथ, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।